तो सबसे पहला स्टेप आपको मैंने बताया कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कीजिए। जब ट्रांसफ़र होने के बाद में, जब ट्रांसफ़र हो जाएगा, अफसर में नया कंपनी का नाम रिफ्लेक्ट करेगा तो कंपनी को नोटिफाई कीजिए। कंपनी को एक लेटर लिखिए, एचआर को लिखिए कि भाई मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा हूँ बेस्ड ऑन आर्टिकल 81, क्योंकि आपने मेरा इकामा या वर्क परमिट रीन्यू नहीं करा था, और एज पर आर्टिकल 88 आप मुझे एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट विद इन 2 वीक्स फ्रॉम टुडे दे दीजिए। और एज पर आर्टिकल 84 मेरा इतना एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट बनता है, तो आप मेरे इस अकाउंट में मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये तो था एक टर्मिनेशन लेटर जो आपने ऑफिशियली उनको दे दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? जिन लोगों ने भी अपना स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र करा है बिना अपने कंपनी के अप्रूवल का, उन सारे लोगों का एक सवाल रहता है कि हमने अपना कंपनी तो ट्रांसफ़र कर लिया बिना उनके अप्रूवल का, लेकिन अब हमारा जो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स है और जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है अपने पिछले कंपनी में, उसे कैसे लिया जाए। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। इसमें कुछ सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल्स हैं जो इस बात को सपोर्ट करता है कि कैसे आप अपना एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट उस कंपनी से ले सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिए या तो यहीं पे रोक दीजिए, क्योंकि आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन हमेशा गड़बड़ होता है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोगों ने भी अपना स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र करा है, जिनका इकामा एक्सपायर हो जाता है और कंपनी वाले रिन्यू नहीं करते हैं, या फिर वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है, उन सारे लोगों को अपनी जो करंट कंपनी जहां पे वो काम करते थे उनका अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। बिना उनके अप्रूवल का ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन वो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट के लिए परेशान होते हैं। तो पहली बात यह है कि हम सारे लोगों को अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उसके हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहिए। उसमें एक आर्टिकल होता है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का। जब आप कोई भी कंपनी में चले जाएंगे, जब आपका एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, अफसर में नया कंपनी का नाम दिखने लगेगा, तो आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली टर्मिनेट करना पड़ेगा अपने पिछले कंपनी से। सऊदी लेबर लॉ का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 81। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं तो उनको बिना बताए हुए आ गया, अब मैं उनसे कैसे अपना एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मांगूं। लेकिन सऊदी लेबर लॉ में जो आर्टिकल है, आर्टिकल 81, उसमें ये बात क्लियरली बताया है कि अगर कुछ कंडीशन है आर्टिकल 81 में, उनमें से एक भी अगर फुलफिल करते हैं आप एज ए वर्कर, तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को विदाउट नोटिस पीरियड टर्मिनेट कर सकते हैं। उनमें से एक कंडीशन ये है कि अगर कंपनी आपका वर्क परमिट या इकामा अगर रिन्यू नहीं करता है, तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट विदाउट नोटिस पीरियड टर्मिनेट कर सकते हैं। तो अगर आपने अपना स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र करा है इकामा रिन्यू एक्सपायर होने के बाद में, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, जब ट्रांसफ़र हो जाएगा, कंपनी को एक रेजिग्नेशन टर्मिनेशन लेटर लिखिए। उसमें ये बात का जिक्र कीजिएगा कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट एज पर आर्टिकल 81 टर्मिनेट कर रहा हूं, क्योंकि आपने मेरा इकामा रिन्यू नहीं करा। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है, तो आप मेरा एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स या फिर जो भी बचा हुआ अमाउंट है वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। आगे मैं आपको बताऊंगा वो और कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिनका रेफरेंस आप अपने उस टर्मिनेशन लेटर में भेज सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे, ओके, और ऑफिशियली एक लेटर उनको भेजेंगे उनके ईमेल आईडी पे। पहला काम ये करेंगे आप। और दूसरी बात ये है कि जब आप टर्मिनेट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, जब ये रेजिग्नेशन भेजेंगे, तो कंपनी के पास में 2 हफ्ते का टाइम है आपके जितने भी एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स हैं, जितने भी बचे हुए अमाउंट्स हैं, वो सारे आपको पे करने के लिए। क्योंकि आर्टिकल 88 जो है सऊदी लेबर लॉ का, उसमें ये बताता है कि आप अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं, अगर एज ए वर्कर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं, तो कंपनी के पास 2 हफ्ते का टाइम है सेटलमेंट पूरा करने के लिए। लेकिन अगर कंपनी टर्मिनेट करता है तो उनके पास 1 हफ्ते का टाइम है। तो सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक उनके पास 2 हफ्ता टाइम है आपका एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट पूरा करने के लिए।
ज़्यादातर कंपनी 2 हफ्ता में नहीं करता है, 1 महीना लगता है, 2 महीना लगता है। आपको पता चल जाएगा कंपनी से बात करने से कि कंपनी वाले पे करेंगे नहीं करेंगे, मुझे ऐसे ही आगे पीछे करवा रहे हैं, तो उसके बाद आप आगे का प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। ओके, अब तक मैंने आपको 2 आर्टिकल नंबर बताया, आर्टिकल 81 और आर्टिकल 88। अब और 2 आर्टिकल के बारे में आपको बताऊंगा जिसमें एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स के बारे में बताया जाता है। सऊदी लेबर लॉ का आर्टिकल 84 है और आर्टिकल 85 है। ये जितने भी आर्टिकल्स मैं बता रहा हूँ उसका एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर करा है, वो आप देख लीजिएगा। आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि ये आर्टिकल में डिटेल में क्या होता है। ओके, तो आर्टिकल 84 में ये बताया गया है कि जो भी वर्कर हैं जो सऊदी में काम करते हैं उन सारे वर्कर्स को एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर वो 2 साल काम करते हैं तो उनको 1 सैलरी मिलना चाहिए, 4 साल काम करते हैं तो 2 सैलरी मिलना चाहिए, 5 साल काम करते हैं तो 2.5 सैलरी मिलना चाहिए, 6ठा साल से हर एक साल 1-1 सैलरी मिलना चाहिए। ये आर्टिकल 84 में बताया गया है। और आर्टिकल 85 में ये बताया गया है कि अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं करते हैं, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है आपका और आप बीच में ही छोड़ते हैं, तो आपका जो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट है उससे 66% काट लिया जाएगा, सिर्फ आपको 33% ही मिलेगा। अगर आप 5 साल के अंदर अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूरेशन कंप्लीट होने से पहले अगर आप टर्मिनेट करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया 2 साल का है कॉन्ट्रैक्ट और आप 1.5 साल में ही टर्मिनेट कर रहे हैं, तो उस केस में आपके 66% एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट का जो भी अमाउंट बचता है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर आप 6ठा साल से अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो 33% आपके एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट से डिडक्ट करेगा और आपको 66% एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिलेगा। ये सारी बातें मैं उस वीडियो में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करा है, शेयर करा है उस वीडियो को। वो सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। ओके, तो ये तो था आर्टिकल 84 जिसमें ये बताता है एंड ऑफ सर्विस मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए। 85 ये बताता है कि कितना ड्यूरेशन अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आपको कितना डिडक्शन होगा। ये सारी बातें ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप अपने हिसाब से भी अपना एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो उसका एक ईजीएस्ट वे ये भी है कि आप क्यूआ में लॉगिन कीजिए, क्यूआ का पोर्टल में आप लॉगिन कीजिए। वहाँ पे एक ऑप्शन है एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट के लिए, अपना आप प्रिफर्ड जो भी आपके सुटेबल क्राइटेरिया है वो सेलेक्ट कीजिए। आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूरेशन खत्म होने के बाद वो सेलेक्ट कर सकते हैं, बीच में टर्मिनेट कर रहे हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्यूरेशन सेलेक्ट कीजिए तो आपको एक अमाउंट बता देगा। ओके, तो इस तरह से आप अपना एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने जो लेटर है रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन लेटर उसमें ये अमाउंट लिख सकते हैं। अब जो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट कैलकुलेट होगा उसमें कौन कौन से अमाउंट आपके जोड़े जाएंगे। पहली बात, आपका जो लास्ट आपको सैलरी मिला था, जो आखिरी सैलरी मिला था वो कैलकुलेट किया जाएगा, वो कंसीडर किया जाएगा। उसमें आपका बेसिक प्लस जो हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन ये 3 कंसीडर किया जाएगा। और बाकी अगर आपका बचा हुआ कोई अनयूज्ड लीव है, अगर आपने छुट्टी नहीं लिया है लेकिन आपका छुट्टी बनता है तो उसको एनकेस करके उसमें जोड़ा जाएगा। और तीसरा, अगर आपका कोई सैलरी आपको नहीं मिला है तो वो भी आपको जोड़ के देना चाहिए। ये तीनों को मिला के एक एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट होता है, इंटाइटलमेंट्स होते हैं जो वर्कर को दिए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहला स्टेप आपको मैंने बताया कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कीजिए। जब ट्रांसफ़र होने के बाद में, जब ट्रांसफ़र हो जाएगा, अफसर में नया कंपनी का नाम रिफ्लेक्ट करेगा तो कंपनी को नोटिफाई कीजिए, कंपनी को एक लेटर लिखिए, एचआर को लिखिए कि भाई मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा हूँ बेस्ड ऑन आर्टिकल 81 क्योंकि आपने मेरा इकामा या वर्क परमिट रीन्यू नहीं करा था और एज पर आर्टिकल 88 आप मुझे एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट विद इन 2 वीक्स फ्रॉम टुडे दे दीजिए। और एज पर आर्टिकल 84 मेरा इतना एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट बनता है तो आप मेरे इस अकाउंट में मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये तो था एक टर्मिनेशन लेटर जो आपने ऑफिशियली उनको दे दिया।
ये टर्मिनेशन लेटर का एक बहुत ज़रूरी इसीलिए भी है क्योंकि कई कंपनी एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट आपको नहीं देगा टाइम पे या फिर मना भी कर दे, तो उस केस में आपके पास दो रास्ते बचते हैं। या तो आप कंपनी को रिक्वेस्ट करते रहिए, जो एक अमूमन लोग करते हैं। अगर आपको लगता है कि रिक्वेस्ट करने के बाद भी मेरा एंड ऑफ सर्विस मुझे नहीं मिलेगा या वो नहीं दे रहे हैं, तो दूसरा ऑप्शन आप ये कर सकते हैं, आप लेबर कोर्ट में जा सकते हैं। लेबर कोर्ट में जाने के दो तरीके हैं। पहला, आप ऑनलाइन एक फ्रेंडली डिस्प्यूट केस राइज कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप लेबर ऑफिस में जाइए, वहाँ पे जाके कोर्ट में जाइए, वहाँ पे ऑफिस में जाइए और केस रजिस्टर कीजिए। जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको ऑप्शन पूछा जाएगा कि क्या आप ऑनलाइन कोर्ट का हियरिंग पेशी करना चाहते हैं। वो ऑप्शन करेंगे तो आपको ऑनलाइन होगा। अगर आप ऑफलाइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको उनके ऑफिस में जाना पड़ेगा। जब आप ये रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो दोनों पार्टी को, जो वर्कर जिसने ये कंप्लेन किया है उसको भी एक मैसेज जाएगा और आपके कंपनी को, कफिल को, उसको भी एक मैसेज जाएगा। तो ये फ्रेंडली डिस्प्यूट 21 डेज का होता है। इसमें अगर सोल्व नहीं हुआ तो आगे हायर कोर्ट को रेफर कर दिया जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं और आपके पास, जैसा मैंने बताया, टर्मिनेशन लेटर, कॉन्ट्रैक्ट सारे पूरे हैं, कंपनी वाले के पास कोई ऐसा जस्टिफिकेशन नहीं है, वैलिड जस्टिफिकेशन जो आपके अगेंस्ट में हो, तो आपको आपके फेवर में जजमेंट आएगा और कंपनी को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आप इतने दिनों के अंदर इसका जो इंटाइटलमेंट्स है, इतना अमाउंट है, वो आप पे कर दीजिए। मान लीजिए कंपनी इसके बाद भी, कई कंपनी बड़े आरा तेरा होते हैं, वो इसके बाद भी पे नहीं करते, तो वो उस ड्यूरेशन के बाद में वो ऑटोमेटिकली चले जाएगा एग्जीक्यूशन कोर्ट में, दूसरा लेवल वाले कोर्ट में चला जाएगा। उसमें भी नहीं होगा तो तीसरा और आखिरी होता है एग्जीक्यूशन लेवल वाला कोर्ट। उसमें क्या होता है कि कंपनी वालों का अकाउंट सीज कर दिया जाता है और उनसे वो जितना अमाउंट है ले लिया जाता है और आपको इन द फॉर्म ऑफ चेक या अकाउंट ट्रांसफर कोर्ट के द्वारा आपको दे दिया जाता है। ये मैं शॉर्टेस्ट वे में बता रहा हूँ कोर्ट का प्रोसीडिंग्स। इसके बहुत ही लेंदी प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है। आपको नाजिस के वेबसाइट में इसे ट्रैक करना रहता है। ये सारे फॉर्मेलिटीज़ है, इसे आप देख लीजिएगा। अगर ये बात करें कि कितने दिन के अंदर ये सारे कोर्ट का जो प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर। ऑन एन एवरेज अगर कॉम्प्लेक्स केस है, ओके, कंपनी वाले अगर बहुत रिजिड है, अगर कंपनी वाले बहुत बदमाश हैं, तो 3 से 4 महीने ऑन एन एवरेज लग जाता है आपको आपका अमाउंट मिलने में। कई लोगों को फ्रेंडली सेटलमेंट के दौरान ही कंपनी वाले एग्री हो जाते हैं, तो 1 महीने के अंदर ये सॉर्ट आउट हो जाता है। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आखिरी में कि ये बात हम सब लोग, जब भी हमारे मन में आता है कि हम कोर्ट में जाएंगे तो क्या पता हमें लॉयर हायर करना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप सही है और सामने वाला गलत है, तो आप जाइए कोर्ट में जाइए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है। नाजिस का वेबसाइट आप देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ बताए गए। तो ये आप कर सकते हैं, और लेकिन उसके लिए आपको आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक सीक्वेंस में बताया है कि अगर आपने अपना स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र कर लिया है किसी कंपनी में और आपके जो पुरानी कंपनी है वो आपको एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स या फिर बाकी बचे हुए अमाउंट्स आपको नहीं दे रहा है, तो आप कैसे उसे क्लेम कर सकते हैं। कुछ आर्टिकल्स मैंने बताए हैं, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो सारे बातें आप देख लीजिए। और अगर आपने कोई लेबर कोर्ट में एप्लीकेशन डाला है या फिर कोर्ट केस किया है, कैसे करा है, ये सारी बातें आप कमेंट में लिख के लोगों को बता सकते हैं। लोग पढ़ते हैं कमेंट, तो उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।